नमस्कार। हम अब तक मौर्य काल से संबंधित चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के संदर्भ में संक्षिप्त लेकिन सटीक जानकारी आपको रोचक तरीका से देने की चेष्टा किया है। आप समूह के आग्रह पर, आपकी मांग पर, आपके आदेश पर हम संपूर्ण मौर्य काल को संक्षिप्त रूप में, यानी कि गागर में सागर की तरह रखने की भरसक कोशिश करेंगे। मित्रों, मौर्य काल प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला ऐतिहासिक राजवंश है, सबसे विशाल राजवंश है, सबसे महान राजवंश है। इस राजवंश की शुरुआत कहाँ से हुई? मौर्य कौन थे? किस जाति के थे? मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? अब तक विद्वानों के बीच विवाद का ये प्रश्न बना रहा है। हालांकि मौर्य काल के विषय में जानकारी हेतु हमारे पास पर्याप्त स्रोत है। कई स्रोतों से हम मौर्य काल के विषय में जानकारी हासिल करते हैं, खासकर साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के वृतांत वगैरह वगैरह। साहित्य के संदर्भ में ब्राह्मण साहित्य से, खासकर विष्णु पुराण से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावे कौटिल्य के अर्थशास्त्र इस पर जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गुप्त काल में विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की और इससे भी हमें मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। और साथ ही बौद्ध और जैन साहित्य मौर्य काल के विषय में बहुत अधिक जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार यदि हम पुरातात्विक स्रोत के विषय में बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अशोक का अभिलेख है। इसके अलावे अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूप, चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र में स्थित राजमहल, सुदर्शन झील जो सौराष्ट्र प्रांत गुजरात में था, मौर्यकालीन सिक्के, मृदभांड आदि पुरातात्विक स्रोत के रूप में पर्याप्त जानकारी मौर्य काल के विषय में हमें प्रदान करता है। और विदेशी यात्रियों यदि हम चर्चा करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यूनानी विद्वान मेगास्थनीज भारत आया और इंडिका के माध्यम से उन्होंने भारत के विषय में बहुत कुछ बताया। और कालांतर में चीनी यात्री पाहयान वेनसांग वे पाटलिपुत्र की यात्रा किया और संस्मरण के आधार पर मौर्यों के विषय में जानकारी दी। अर्थात मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी हेतु हमारे पास अनेक प्रामाणिक सामग्री है। मित्रों, आमतौर पर मौर्य साम्राज्य का समय 321-22 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये किस जाति के थे, मूलतः कहाँ के निवासी थे, इस पर संशय अभी भी बना हुआ है। अगर बात हम करें कि किस जाति के थे तो ब्राह्मण ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र यानी कि वृषल निम्न कुल का बताने की चेष्टा की गई है। बौद्ध और जैन साहित्य हमें मौर्यों को क्षत्रिय जाति का बताया है। रोमिला थापर
ने अपनी पुस्तक में मौर्यों को वैश्य बताने की चेष्टा की है, जबकि अश्नूपर जैसे विदेशी विद्वान ने मौर्यों को पारसी बताया है। तो अलग अलग धर्म ग्रंथ, सामान्य ग्रंथ में मौर्यों को अलग अलग जाति की बताने की चेष्टा की गई है, और आमतौर पर यह माना जाता है कि चूंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पहला शासक बनाया, इससे ये अवश्य अंदाजा मिलता है कि चाणक्य निम्न कुल के व्यक्ति को सत्ता नहीं सौंपा होगा, क्योंकि धनानंद से उनका मतभेद था, उनका संघर्ष होना था। तो इस प्रकार से सामान्यतया क्षत्रिय जाति का मौर्यों को माना जाता है। जहां तक उसके मूल निवास स्थान का प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो पिपली वन है, वहां के मौर्य मूल निवासी थे। और कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता मूड़ा थी। उनके पिता का निधन किसी युद्ध के दरमियान हो गया, और सुरक्षा कारण से वो पाटलिपुत्र आई। चंद्रगुप्त मौर्य का जो आरंभिक जीवन है वो बड़ा ही संघर्षों से भरा हुआ है। एक शिकारी के रूप में, एक चरवाहा के रूप में, एक नौकर के रूप में उन्होंने अपने आरंभिक जीवन की शुरुआत की। मित्रों, चाणक्य अति स्वाभिमानी व्यक्ति था। घनानंद के दरबार से वो अपमानित होकर जब लौट रहा था, इसी क्रम में उन्होंने नंद वंश के समूल विनाश का संकल्प लिया, और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए बालक चंद्रगुप्त, जो बचपन से ही बड़ा प्रतिभावान था, अपने साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गया, जहां विभिन्न विषयों की उन्हें शिक्षा प्रदान की। मित्रों, एक साथ कई चुनौतियों का सामना किया चाणक्य। उन्होंने सिकंदर के आक्रमण से भारत को रक्षा करने, धनानंद के अत्याचार से मगध को बचाने और अखंड भारत के निर्माण जैसे कार्य एक साथ उन्होंने आरंभ किया, और इसी कर्तव्य पथ पर, संकल्प पथ पर उन्होंने 321 ईसा पूर्व में नंद वंश का अंत कर चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने पहले मगध का सम्राट बनाया। कहते हैं चाणक्य एक अखंड भारत का सपना लंबे समय से देख रहा था, और चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से चाणक्य ने अपने इस संकल्प को पूरा किया। अर्थात उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर यानी गुजरात तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर उन्होंने एक ध्वज लहराया, एक राष्ट्र कायम किया, और पाटलिपुत्र को इस महान साम्राज्य की उन्होंने राजधानी बनाई। मित्रों, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया, और अर्थशास्त्र के माध्यम से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कर्तव्य और अधिकार दोनों को निर्धारित किया। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र के माध्यम से राजा, अधिकारी, जनता सबों के अधिकार और कर्तव्य को तय किया। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत बिंदुसार, पुनः सम्राट अशोक
इस साम्राज्य के शासक बने और चाणक्य ने इस प्रकार की नीतियों का निर्धारण किया था, उसी पर चलने की कोशिश चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ बिंदुसार और अशोक ने भी किया। अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा और 185 ईसा पूर्व आते आते भारत में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। अंतिम मौर्य शासक के रूप में बृहद्रथ की चर्चा मिलती है, जिसे अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दिया, मौर्य वंश का अंत कर दिया और इसके स्थान पर उन्होंने शुंग वंश के शासन की स्थापना की। तो लंबे समय तक मौर्य साम्राज्य एक अखंड भारत के निर्माण करने के साथ साथ हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की और वैश्विक स्तर पर भारत का उन्होंने एक खास पहचान बनाया। आखिरकार मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कौतूहलता का विषय है और अलग अलग विद्वानों ने इस संदर्भ में अपना भिन्न भिन्न राय व्यक्त किया है। कुछ विद्वानों ने तो सीधे तौर पर मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक को जिम्मेदार माना है। खासकर प्रोफेसर हरप्रसाद शास्त्री ये लिखते हैं, अशोक ब्राह्मण विरोधी था। उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप ब्राह्मणों ने बगावत किया और इसी बगावत के फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसी प्रकार इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने अपनी लेखनी के माध्यम से यह साबित करने का प्रयास किया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक ही जिम्मेदार था और इसके लिए उन्होंने कहा अशोक ने शांति प्रिय नीति अपनाया। अर्थात वो लिखते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शस्त्र का त्याग कर दिया, युद्ध करना छोड़ दिया, साम्राज्य इससे कमजोर हो गया, जो अंततः मौर्य साम्राज्य को पतन के गर्त में ढकेल दिया। लेकिन यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भले शस्त्र का त्याग कर दिया अशोक, युद्ध करने से मना कर दी, लेकिन उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों को चेतावनी भरे लहजा में कहा आप धम्म का पालन करें, अन्यथा फिर परिणाम भुगतने को भी तैयार रहें। तो भले अशोक युद्ध करना छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने सेना को भंग कर दिया, अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया, ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। इतिहासकार डी कौशाम्बी ने यह साबित करने का प्रयास किया है आर्थिक संकट अंततः मौर्य साम्राज्य के पतन का बड़ा कारण बना और अपने तर्क में उन्होंने कहा अशोक ने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दिया। अशोक कई कल्याणकारी कार्य करवाया जिसमें काफी धन खर्च हुए, राजकोष रिक्त हो गया और आने वाले समय में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। प्रोफेसर रोमिला थापर का ये मानना है कि मौर्य साम्राज्य अति केंद्रीयकृत था, जनतांत्रिक संस्थाओं का अभाव था, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अधिकारियों के चयन नहीं होते थे। ये तमाम कारण मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। के अलावे कुछ लोगों ने उत्तराधिकार का युद्ध, साम्राज्य का विभाजन और विदेशी आक्रमण को भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी माना है। तो आमतौर पर हम ये कह सकते हैं किसी एक कारण मात्र से इतने महान साम्राज्य का अंत नहीं हुआ, बल्कि कई कारणों से इस साम्राज्य का अंत हुआ। और अगर हम देखें तो 232 ईसा पूर्व में अशोक का निधन हुआ और 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ पूर्ण रूप से। तो अशोक के मृत्यु के बाद भी
मौर्य साम्राज्य के पतन में लंबा समय लगा। भले इस साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी है, इसकी प्रेरणा आज भी है, इसका अवशेष आज भी है। मित्रों, मौर्य साम्राज्य भारतीय सभ्यता, संस्कृति, शासन व्यवस्था, आचार व्यवहार हेतु एक मानक काल था। कहते हैं कि मौर्य काल में एक कुशल प्रशासन का निर्माण चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इसका विस्तृत जानकारी अर्थशास्त्र में मिलती है। एक विशाल राजतंत्र, मंत्री परिषद, अधिकारियों का वर्ग, सैन्य व्यवस्था, दंड विधान, गुप्तचर व्यवस्था, साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन आदि की विस्तार से चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। खास करके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का विवरण मिलता है। उन्होंने कहा है कि किसी भी राज्य को तभी राज्य का दर्जा दिया जाएगा जब अनिवार्यतः 7 बातें उसमें होगी, जैसे राजा, अमात्य, दुर्ग, दंड, कोष, जनपद, मित्र। वो कहीं न कहीं यह एक समग्र साम्राज्य का कंसेप्ट था। राजा को शक्तिशाली बनाने और मंत्री परिषद को विशाल रूप देने की सिफारिश चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र में किया गया है। मित्रों, मौर्य काल में एक मजबूत अर्थव्यवस्था का भी विवरण मिलता है। कहते हैं कि कृषि प्रधान ये युग था। स्वाभाविक है, किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। साथ ही इस समय उद्योग के विकास पर भी जोर दिया गया और कृषि आधारित और साथ साथ गैर कृषि आधारित दोनों प्रकार के उद्योग के विकास इस समय देखे जा सकते हैं। मुद्रा का विकास हुआ, सोना का, चांदी का, तांबा का। इस समय सिक्का अस्तित्व में आया। मित्रों, अगर हम बात करें मौर्यकालीन समाज के विषय में, तो मौर्यकालीन समाज के विषय में 2 प्रकार का विचार है। जहाँ एक ओर भारतीय विद्वान चातुर्वर्णीय समाज की चर्चा करता है, वहीं दूसरी ओर यूनानी विद्वान लिखता है कि भारतीय समाज में 7 जाति था। और अगर इस 7 जाति के लिस्ट को हम देखें तो पता चलता है कि यूनानी विद्वान ने भारत में कर्म के आधार पर समाज का विभाजन किया, जबकि भारतीय विद्वानों के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जाति थी। और इसके अलावे अंतर्जातीय विवाहों के कारण उपजातियों का होना इस समय शुरू हो गया। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। कुछ महिलाएं घर के भीतर रहती थी, जिसे और निष्कासनी कहते थे। कुछ घर के बाहर रहती थी, जो लोगों का मनोरंजन करती थी, और ऐसी महिलाओं को रूपा जीवा कहते थे। समाज में आमतौर पर ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचलन था, और सभी धर्म के लोग सामंजस्यतापूर्ण वातावरण में रह रहे थे। और भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता इस समय ये थी कि न तो पर्दा प्रथा था, न किसी प्रकार का छुआछूत वाली बात थी, और न ही किसी एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के खिलाफ कोई विद्रोह किया गया। इसका कोई प्रमाण मिलता है। यानी कि सामंजस्यतापूर्ण समाज मौर्यकालीन समाज था। और कला के क्षेत्र में मौर्य काल में काफ़ी विकास हुआ, और कला का विकास तभी संभव था जब मजबूत अर्थव्यवस्था और तनाव रहित अर्थात सामंजस्यतापूर्ण समाज हो। निश्चित तौर पर इसका लाभ मौर्यों को मिला, और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के द्वारा कला के क्षेत्र में कई विकास किए गए। इसका तो सबसे पहला उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र स्थित उसका राजमहल, जो लकड़ी और
पत्थर की सहायता से बना हुआ था, अति सुंदर भी था, मजबूत भी था, कलात्मक भी था। यूनानी विद्वान, चीनी विद्वान सबों ने भूरी भूरी इसकी प्रशंसा की है। पाटलिपुत्र नगर का जिस प्रकार से किलाबंदी की गई थी, न सिर्फ सुरक्षा पाटलिपुत्र की बल्कि कला के दृष्टिकोण से भी वह उत्तम कोटि का था। इसके अलावे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण करवाए गए। सम्राट अशोक के द्वारा कई अभिलेख लिखवाए गए कि गुफाओं का निर्माण किया गया, कि नगरों के निर्माण किए गए। तो ये तमाम चीज कहीं न कहीं मौर्यकालीन बौद्धिकता, उसकी संपन्नता एवं सहयोग भावना का परिचायक है। मौर्यकालीन कला के तहत दो प्रकार का कला, एक राजकीय कला जिसकी चर्चा अभी हम की है, यानी कि राजा के संरक्षण में कला का विकास हुआ, साथ ही लोक कला का भी विकास हुआ। और लोक कला के विकास के तहत छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण, आज के पटना सिटी से इस प्रकार की मूर्तियां मिली है। तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति को अपने अपने स्किल के हिसाब से, अपने अपने कौशलता के हिसाब से अपने कला का विकास करने का छूट था, इसका प्रमाण अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये मौर्यकाल हम संक्षिप्त परिचय आपको दिए। विस्तार से जानने के लिए हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य आदि के ऊपर भी अलग अलग वीडियो बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको जानकारी भी मिलेगी। और समाज के हर वर्ग के लोग तो मौर्य के बारे में जानकारी रखने का प्रयास करते ही हैं, लेकिन जो युवा वर्ग हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन्हें रोचकता के साथ साथ तथ्यात्मक और अवधारणा मूलक टॉपिक, उसकी जानकारी भी चाहिए होती है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने हर वर्गों के लिए हर तरह की बात इसमें डालने की चेष्टा की है, ताकि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को लाभ मिले। हम इसी प्रकार से भारतीय इतिहास के हर टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, ताकि आप अगर हमारी इस बात को समझें तो निश्चित तौर पर इसके विषय में आपको और जानकारी हासिल करने की उत्सुकता बढ़ेगी, और ये उत्सुकता आप अपने प्रयासों से पूरा कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें, इसे आप शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।